शो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो कागजात हैं वो किसी कॉर्पोरेट थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस कंपनी की एक निवेशक कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है जो 23 दिसंबर 2025 को हुई थी। और इस कॉल का जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही धमाकेदार था। बिल्कुल। एक एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर कंपनी के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी थी। हाँ। तो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को अचानक सामने आकर निवेशकों से सीधे बात करनी पड़ी ताकि वो फैली हुई आग को बुझा सकें और अपनी कहानी खुद बता सकें। बिल्कुल सही। तो आज हम इस कॉल की चीरफाड़ करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि चोला ने इन हमलों का जवाब कैसे दिया, उन्होंने अपने बिजनेस को कैसे डिफेंड किया और इस पूरे हंगामे से एक निवेशक या एक आम इंसान कंपनी के काम करने के तरीके, उसकी जो मौजूदा समस्याएं हैं और भविष्य की योजनाओं के बारे में क्या सीख सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये कॉर्पोरेट जगत में शतरंज की एक बाजी जैसा है। अच्छा। हाँ, एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ सफाई। आज हम देखेंगे कि संकट के समय एक बड़ी कंपनी अपनी साख बचाने के लिए कैसे दांव-पेंच लगाती है। मतलब ये क्राइसिस कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो कॉल की शुरुआत कैसे हुई? क्या वे सीधे आरोपों पर ही कूद पड़े? नहीं, और यही उनकी रणनीति की पहली झलक मिलती है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वेलायन सुब्बैया ने आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और निराधार तो कहा, लेकिन उन्होंने अपनी सफाई से शुरुआत नहीं की। उन्होंने सबसे पहले अपनी ढाल सामने रखी। ढाल? और वो ढाल थी कंपनी की वित्तीय मजबूती के ठोस आंकड़े। अच्छा, लड़ाई शुरू करने से पहले उन्होंने अपनी किलेबंदी मजबूत कर ली। क्या आंकड़े थे वो? उन्होंने बताया कि 30 नवंबर तक कंपनी के पास 14,900 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस था, 26,783 करोड़ की नेट वर्थ थी और 19.79% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या CAR, ये क्या चीज है? सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। हाँ, इसे आसान भाषा में कंपनी का सेफ्टी कुशन समझिए। सेफ्टी कुशन? हाँ, रेगुलेटर कहता है कि हर NBFC को अपने लोन के जोखिम के हिसाब से कम 15% का सेफ्टी कुशन रखना होता है। ठीक है। चोला के पास लगभग 20% है। तो उनका पहला संदेश साफ था, हम पर लगे आरोपों की भावनात्मक बातों में बहने से पहले इन तर्कसंगत आंकड़ों को देखिए। हम न केवल सुरक्षित हैं बल्कि जरूरत से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। समझ गया। ये कहानी को घोटाले से हटाकर स्थिरता पर लाने की क्लासिक तकनीक है। बिल्कुल, जिसे रीफ्रेमिंग कहते हैं। और उन्होंने अपनी A+ रेटिंग का भी जिक्र किया जो ICRA और केयर जैसी एजेंसियों से मिली है। ये एक मजबूत तर्क है कि बाहरी विशेषज्ञ एजेंसियां उन पर भरोसा करती हैं। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली हथियार होता है। ये एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन है ना? मैनेजमेंट कह रहा है सिर्फ हमारी बात पर भरोसा मत करो, उन एक्सपर्ट्स की बात सुनो जो सालों से हम पर नजर रखे हुए हैं। सही बात है। तो पहले उन्होंने आंकड़ों की एक दीवार खड़ी कर दी, लेकिन असली लड़ाई तो आरोपों के मैदान में थी। हाँ, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार था। पहला और सबसे बड़ा गोला था कैश, नकदी। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इसी आरोप पर हुई। आज के डिजिटल युग में एक इतनी बड़ी लिस्टेड कंपनी इतना सारा कैश क्यों इकट्ठा कर रही है? ये पहली नजर में तो वाकई में अटपटा लगता है। बिल्कुल, और यही आरोप लगाने वालों का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन चोला का जवाब सीधे उनके बिजनेस मॉडल की जड़ से जुड़ा है। वो कैसे? वे लोन किसे देते हैं? छोटे ट्रक ऑपरेटर, छोटे दुकानदार, स्वनियोजित लोग और ज्यादातर ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में। अच्छा। ये वो लोग हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था आज भी काफी हद तक नकद पर चलती है। उनके ग्राहक ही कैश में लेन देन करते हैं। हाँ, सोचिए, चोला के एजेंट बाइक पर गांव-गांव जाकर EMI इकट्ठा करते हैं। जब आपका ग्राहक किसी हाईवे पर ट्रक चला रहा हो या किसी छोटे से गांव में दुकान चला रहा हो, तो आप उससे हर बार UPI या नेट बैंकिंग की उम्मीद नहीं कर सकते। ये तो जमीनी हकीकत है। बिल्कुल। तो कंपनी का कहना है कि ये उनकी कुल कलेक्शन का 20% से भी कम है और ये पूरी तरह से ऑडिटेड है, जिसमें KYC और इनकम टैक्स के सभी नियमों का पालन होता है। तो जिसे आरोप लगाने वाले एक घोटाले की तरह पेश कर रहे हैं, चोला उसे वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन के अपने काम का एक स्वाभाविक नतीजा बता रही है। सही पकड़ा। उन्होंने एक नेगेटिव बात को अपनी पहचान से जोड़कर पॉजिटिव बना दिया। वाह। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे टेक्निकल आरोप पर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। हाँ, ये शब्द सुनते ही निवेशकों के कान खड़े हो जाते हैं। आरोप था 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन का। पहले तो ये समझाएं कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता क्या है और इसे शक की नजर से क्यों देखा जाता है।
बहुत अच्छा सवाल है। सुनने में ये बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका मतलब सीधा है। क्या कंपनी अपने ही ग्रुप की दूसरी कंपनियों के साथ जरूरत से ज्यादा या महंगा लेन देन कर रही है? अच्छा। मतलब क्या पैसा एक जेब से निकलकर अपनी ही दूसरी जेब में जा रहा है, और इस प्रक्रिया में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? इसमें हमेशा हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की गुंजाइश होती है। ठीक है, तो चोला ने इस 10,000 करोड़ के बम को कैसे डिफ्यूज किया? उन्होंने इसे टुकड़ों में तोड़ा। पहला हिस्सा बीमा। वे अपने ग्राहकों को लोन के साथ एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस भी देते हैं। इसका प्रीमियम वे अपनी ही ग्रुप कंपनी चोला MS जनरल इंश्योरेंस को देते हैं। अच्छा। उनका तर्क था कि ये ग्राहक और कंपनी दोनों के हित में है। अगर ग्राहक का एक्सीडेंट हो जाए तो बीमा कंपनी पैसा देती है और लोन डिफॉल्ट नहीं होता। ये तो समझ आता है, लेकिन एक निवेशक ये सवाल नहीं पूछ सकता कि क्या ये सेवाएं किसी बाहरी गैर संबंधित कंपनी से लेना ज्यादा पारदर्शी नहीं होता? बिल्कुल पूछ सकता है, और उनका इशारा यही था कि ग्रुप कंपनी होने से प्रक्रिया आसान और तेज हो जाती है। ठीक है। दूसरा हिस्सा था मैनपावर और ग्रुप सर्विसेज। CBSL जैसी कंपनी उन्हें ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले लोग, मतलब फीट ऑन स्ट्रीट, मुहैया कराती है। और मुरुगप्पा मैनेजमेंट सर्विसेज यानी MMS ग्रुप लेवल पर HR, IT, फाइनेंस जैसी सेवाएं देती हैं। तो ये सब बिजनेस की जरूरतें हो गई, लेकिन वो 10,000 करोड़ का डरावना आंकड़ा वो कहाँ से आया? और यही उनके जवाब का सबसे मजबूत हिस्सा था। क्या? उन्होंने बताया कि ये आंकड़ा किसी एक साल का नहीं, बल्कि 8 सालों के लेन देन को जोड़कर बनाया गया है। 8 साल? 2017 से 2025 तक? हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने बताया कि शुरुआती सालों में सेबी के नियमों के अनुसार इनमें से कुछ कंपनियां रिलेटेड पार्टी की परिभाषा में आती ही नहीं थीं। क्या बात कर रही हैं? हाँ, जैसे जैसे नियम बदलते गए और सख्त होते गए, उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग भी उसी के अनुसार बदल दी। वाह, मतलब ये जानकारी छिपाने का नहीं बल्कि बदलते नियमों का पालन करने का मामला था। ये संदर्भ ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। बिल्कुल। और रेटिंग फीस वाला मामला तो उन्होंने और भी आसानी से निपटा दिया। उस पर क्या आरोप था? आरोप था कि वे रेटिंग एजेंसियों को बहुत पैसा देते हैं। उनका जवाब था, हाँ देते हैं, क्योंकि हर कंपनी को देना पड़ता है। उन्होंने आंकड़े दिए कि उनका कुल उधार लगभग 1,74,000 करोड़ है, और उसकी तुलना में रेटिंग फीस लगभग 20 करोड़ रुपए सालाना है। ये सिर्फ 0.01% है। मतलब ना के बराबर। तो उन्होंने आरोपों को संदर्भ में रखकर छोटा बना दिया। लेकिन हमला यही नहीं रुका। अगला निशाना बना कंपनी का समाज सेवा पर होने वाला खर्च, यानी CSR। हाँ, सुनने में अजीब लगता है कि कोई अच्छी बात पर भी आरोप कैसे लगा सकता है, पर यहां भी एक पेच था। हाँ, आरोप ये था कि वे NGOs को सीधे दान देने की बजाय वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्यों देते हैं। इसका क्या जवाब था? कंपनी का जवाब उनकी कार्यशैली को दिखाता है। उन्होंने कहा कि CSR कानूनन अनिवार्य है, लेकिन वो पैसा देकर भूल नहीं जाना चाहते। अच्छा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट देने से वे प्रोजेक्ट की प्रगति पर नजर रख सकते हैं, हिसाब किताब मांग सकते हैं, और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि पैसा सही काम में लग रहा है। दान देने पर ऐसा नियंत्रण नहीं होता। तो उन्होंने अपनी हर व्यावसायिक प्रक्रिया का बचाव किया, यहां तक सब ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ बचाव ही किया या पलटवार भी हुआ? मेरा मतलब है, इस हिट जॉब के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? अब कहानी में काउंटर अटैक का मोड़ आता है। मैनेजमेंट ने सीधे तौर पर किसी का नाम लेने या अटकलें लगाने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने 2 बहुत मजबूत संकेत दिए। क्या? पहला, उन्होंने कहा कि वे रेगुलेटर से इस मामले में किसी भी वित्तीय मकसद की जांच करने का आग्रह करेंगे। मतलब हमें शक है कि किसी ने हमारे शेयर गिराकर पैसा बनाने के लिए किया है। बिल्कुल, यही कहने का एक सभ्य तरीका है। और दूसरा संकेत? दूसरा सीधा और स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि वे इस एजेंसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने पर विचार कर रहे हैं। तो ये एक साफ संदेश था कि हम इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। ये तो हुई पलटवार की बात, लेकिन ये सब उनकी भविष्य की योजनाओं से कैसे जुड़ता है? क्या उन्होंने अपने काम करने के तरीके में किसी बदलाव का संकेत दिया ताकि भविष्य में ऐसे आरोप न लगे? बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। कैसे? उन्होंने बताया कि जिस MMS कंपनी पर ग्रुप सर्विसेज के लिए पैसे लेने का आरोप था, उसकी भूमिका को वित्त वर्ष 2022 से ही बहुत कम कर दिया गया है। अच्छा, मतलब ये सब होने से पहले ही? हाँ, ज्यादातर जिम्मेदारियों को अब डिसेंट्रलाइज करके अलग अलग कंपनियों में बांट दिया गया है, और पिछले 3 सालों में MMS को किया जाने वाला भुगतान 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से भी कम हो गया है। अच्छा,
तो वे सिर्फ अतीत का बचाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि वे पहले से ही एक ज्यादा सुव्यवस्थित और पारदर्शी भविष्य की ओर बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से आरोपों का अप्रत्यक्ष स्वीकार भी है कि शायद पुराना ढांचा जटिल था और अब वे एक सरल मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। और निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए कॉल के अंत में उन्होंने एक और तुरुप का इक्का फेंका। वो क्या था? उन्होंने बिजनेस के प्रदर्शन पर एक ताज़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि तीसरी तिमाही एक टर्न अराउंड तिमाही साबित होगी, जिसमें लोन बांटने की रफ्तार में जबरदस्त तेजी आई है। तो निवेशकों को याद दिलाया कि इन सब हंगामों के बावजूद कंपनी का मूल व्यवसाय मजबूत और स्वस्थ है। एकदम सही। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या? हमारे सामने एक कंपनी है जो आरोपों के तूफान में घिरी है और वो एक एक करके तथ्यों और तर्क के साथ हर आरोप की हवा निकाल रही है। हाँ, और ये किसी भी निवेशक या किसी भी कंपनी पर नजर रखने वाले के लिए एक बड़ा सबक है। क्या सबक? सबक ये है कि किसी भी कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय बनाने से पहले उसके उद्योग, उसके ग्राहकों और उसके काम करने के अनूठे तरीके को समझना कितना जरूरी है। सही बात है। यहाँ आरोप लगाने वालों ने नकद जमा और रिलेटेड पार्टी लेन देन जैसी चीजों को सार्वभौमिक खतरे के संकेतों के रूप में पेश किया, जबकि चोला का तर्क है कि उनके बिजनेस के संदर्भ में ये एक सामान्य, घोषित और कानूनी प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये हमें एक बहुत ही जरूरी और आज के समय के हिसाब से प्रासंगिक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। और वो सवाल क्या है? जहां सच में कोई घोटाला उजागर हो रहा हो और एक दुर्भावनापूर्ण हमले के बीच कैसे अंतर कर सकता है, जहां जटिल लेकिन वैध व्यावसायिक प्रथाओं को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक दर्शक या निवेशक के रूप में अपनी राय बनाने से पहले पूरे संदर्भ को समझने की हमारी क्या जिम्मेदारी है?